नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं क्लियर कट, वो शो जिसमें खबर के हर उस एंगल से हम उठाते हैं पर्दा जिस एंगल का होता है आपसे रिश्ता। वो शो जो न्यूज से जुड़े हर कंफ्यूजन को करता है दूर। वो शो जो दिखाता है खबरों का एक्चुअल और फैक्चुअल चेहरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लियर कट। तो गया जी की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार को 13,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। विकास की एक नई तस्वीर दिखाई, लालटेन राज का जमाना याद दिलाया और इन सब के बीच वो मास्टर स्ट्रोक भी चला दिया जो इस बार के बिहार चुनाव में एक बड़ा गेम चेंजर कहा जा रहा है। पीएम मोदी ने जनसभा में मौजूद लोगों से सवाल किया कि क्या सरकार में बैठे भ्रष्टाचारियों को पद से हटाने का कानून बनना चाहिए या नहीं। पीएम मोदी के इस सवाल पर सबसे ज्यादा तालियां बजी, सबसे ज्यादा सीटियां बजी। जनसभा में मौजूद बुजुर्ग, नौजवान और महिलाएं इस पर समर्थन जताते हुए दिखे। पीएम मोदी ने जिस कानून को लेकर बिहार की जनता से राय मांगी वो उन्हीं 3 विधेयकों से संबंधित है जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन पहले लोकसभा में पेश किया था। और जब उसको पेश किया गया तो पूरा विपक्ष उसके विरोध में उठ खड़ा हुआ। खूब हंगामा हुआ। आरोप यह लगाया गया कि यह भारत में तानाशाही लाने की साजिश है, संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है, विपक्ष की सरकार को गिराने का टूल है, हथियार है और भारत को पुलिस स्टेट बनाने की तैयारी है। इतना ही नहीं, संविधान को खत्म करने का एक खतरनाक प्लान है और भी न जाने क्या क्या। जबकि इन 3 बिलों में सरकार ने जो प्रावधान रखा था वो ये था कि अगर सरकार में बैठे लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या मिनिस्टर हो, अगर 30 दिन जेल में रहते हैं तो उन्हें पद से इस्तीफा देना होगा, गद्दी छोड़नी होगी और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो 31वें दिन उन्हें अपने पद से स्वतः हटा हुआ मान लिया जाए। विपक्ष के हंगामे के बीच तीनों बिलों को सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी में भेज दिया है और कहा है कि इस बिल का फाइनल मसौदा अगले संसद सत्र के 1 दिन पहले जेपीसी जरूर सरकार को सौंप दे। विपक्ष के हंगामे ने पहले ही दिन यह स्पष्ट कर दिया था कि वो इस बिल को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले, लेकिन पीएम मोदी ने बिहार की जनता के बीच आज यह स्पष्ट कर दिया कि इस बिल को हर हाल में सरकार ला कर रहेगी। सुनिए एक बार। आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है। तो पीएम मोदी का ये संकल्प और ये सिग्नल वैसे तो पूरे देश की राजनीति में भ्रष्टाचारियों को थर्राने वाला है और उन्होंने इशारों में दिल्ली का भी जिक्र कर दिया, जबकि जहां हमने देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से जेल के भीतर से सरकार चल रही थी। लेकिन बिहार की राजनीति उनके इस ऐलान से खास तौर से जुड़ती, क्योंकि इस राज्य के 90 के दशक में जाति की राजनीति से लेकर राजनीति के अपराधीकरण को सिर उठाते देखा और फिर जंगल राज के उस खौफनाक दौर को देखा जहां राजनीति के संरक्षण में हत्या, बलात्कार, किडनैपिंग, लूट, क्या क्या जुर्म नहीं हो रहे थे। कानून का राज जैसे खत्म हो गया था। लोग अपराधियों के रहमो करम पर थे
और सत्ताधारी राजनीतिक भ्रष्टाचार का जो राजनीतिक लोग थे वो भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुके। डर, भय, हताशा के माहौल में बिहार से बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया, क्योंकि ये आस टूट चुकी थी, भरोसा टूट चुका था कि उन्हें बिहार में न्याय मिलेगा। ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। जिसने पाप किया होता है वो अपने पाप को दूसरों से छुपाता है, लेकिन खुद को भीतर से जानता है कि क्या खेल खेला है। इन सब का भी यही हिसाब है। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है, और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर जेल चले गए तो इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। तो पीएम मोदी ने आज जब गया जी में कहा कि उनकी सरकार ऐसा सख्त कानून बना रही है जिसमें भ्रष्टाचारी भी जेल जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी, तो बिहार के लोगों ने खूब तालियां बजाई, क्योंकि जंगल राज से लेकर जेल से सरकार चलाने का जो राजनीतिक प्रयोग बिहार के लोगों ने उस दौर में देखा था वो आज भी उनके जेहन में है। और इत्तेफाक देखिए कि आज जो राहुल गांधी, लालू और तेजस्वी के साथ मिलकर नए बिल का विरोध कर रहे हैं, एक वक्त ऐसा था जब यही राहुल गांधी सजा याफ्ता नेताओं को किसी भी तरह की सहूलियत देने के खिलाफ थे। आपको याद हो तो 2013 में यूपीए सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी जिसका मकसद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(4) को संशोधित करना था। और इस धारा के तहत दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों को अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाता था, जिसके दौरान उनकी सदस्यता बरकरार रहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2013 में लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, जिसके बाद दोषी जनप्रतिनिधियों को तुरंत तत्काल प्रभाव से उनकी सदस्यता समाप्त होने लग गई। यूपीए सरकार का जो अध्यादेश था उसका मकसद था कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है इसको पलट दिया जाए, ताकि दोषी सांसदों और विधायकों को की जो सदस्यता है वो अपील अवधि तक बरकरार रहे, यानी कि उनको 3 महीने का एक विंडो पीरियड मिल जाए। इस बीच में वो ऊपर की अदालतों में चले जाएं और किसी तरीके से बेल हासिल कर लें या एक तरीके से फैसले पर स्टे ले लें ताकि उनकी सदस्यता बनी रहे। तब यह माना जा रहा था कि इस अध्यादेश का जो राजनीतिक मकसद था वो लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं को लाभ पहुंचाना था, जिन्हें चारा घोटाले में दोषी ठहरा दिया गया। और तब यही राहुल गांधी, इन्होंने सरेआम मंच से इस अध्यादेश की कॉपी को यह कहते हुए फाड़ दिया था कि यह नॉनसेंस है। और सोचिए, आज वही राहुल गांधी एक ऐसे बिल के खिलाफ खड़े हैं जिसका मकसद भ्रष्टाचारी पीएम, सीएम और मंत्रियों को कुर्सी से उतारना है। बदली हुई तस्वीर में राहुल गांधी आज बिहार में वोट अधिकार यात्रा से पहले उन्हीं लालू यादव को गले लगाते हुए दिख रहे हैं। और यही सवाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उठा रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया जो मनमोहन सरकार का ऑर्डिनेंस आपने खुद फाड़ा था, आज आपकी पार्टी बिल्कुल अभद्रता के साथ संसद के अंदर ये बिल का विरोध कर रही है? क्या हो गया? क्योंकि आप लगातार चुनाव हार रहे और ये किसी पार्टी के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को भी ये लागू होगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को भी ये लागू होगा।
तो जंगल राज से लेकर जेल से सरकार चलाने का जो राजनीतिक प्रयोग बिहार के लोगों ने उस दौर में देखा था, उसका बड़ा चेहरा 950 करोड़ के चारा घोटाले में सजायाफ्ता आरजेडी के मुखिया लालू यादव, जो 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। आज राजनीतिक नैतिकता का हवाला देने वाली कांग्रेस तब लालू यादव को चारा घोटाले की सजा के बाद संसद सदस्यता बचाने के लिए जो संविधान संशोधन बिल लाने की तैयारी कर रही थी, आज तब जो है राहुल गांधी ने इसका विरोध किया था। लेकिन आज देखिए कि किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही। मोदी सरकार इस बिल के जरिए भारत की राजनीति में नैतिकता स्थापित करने का एक बड़ा संदेश कैसे देना चाह रही है, उसकी एक जबरदस्त कहानी भी समझिए। 130वें संविधान संशोधन बिल का जो मसौदा तैयार हुआ था, उसके दायरे में प्रधानमंत्री का पद नहीं था। पीएम मोदी ने जब इसे पढ़ा तो इसके दायरे में प्रधानमंत्री को भी लाने का निर्देश दिया। उनका मैसेज एकदम क्लियर था कि मामला राजनीतिक नैतिकता का हो तो प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को भी उससे छूट नहीं दी जा सकती। ऐसा करना सच्चे लोकतंत्र की भावना के खिलाफ। मोदी सरकार का मैसेज क्लियर है, नीयत भी साफ है, और प्रधानमंत्री ने खुद को विधेयक के दायरे में लाकर यह साबित किया है। लेकिन विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ आज एकजुट हैं, हल्ला मचा रही हैं। तो उसकी बड़ी वजह यह है कि विपक्षी पार्टी के नेताओं का भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से आज वो घिरे हुए हैं और उन्हें डर सता रहा है कि कहीं यह बिल उनके गले की फांस न बन जाए। मिसाल के तौर पर राहुल गांधी खुद नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर हैं। उन पर 2000 करोड़ से अधिक की संपत्ति अवैध तरीके से हासिल करने का आरोप है। और उधर तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपी, जिसमें रेलवे की नौकरियां देने के बदले लोगों से जमीन लिखवाने का आरोप। और जो एडीआर की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 2024 की ये जो रिपोर्ट है कि 46% सांसदों पर आज आपराधिक मामले हैं, लेकिन दोषी ठहराए गए नेताओं की संख्या बहुत कम है। दोषी ठहराए जाने के बाद पद पर बने रहने वालों की संख्या, इस पर कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है, क्योंकि सजा निलंबित होने या जमानत मिलने पर अक्सर नेता जो है वो अपने पद पर वापस आ जाते हैं। 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो कानून बनाया जा रहा है या जो लाया जाना है, तो उसका जो मकसद है वो इसी तस्वीर को बदलना है। जो भारतीय राजनीति की जो दागदार छवि है, इसको दुरुस्त करना है। तो क्लियर कट की अगली स्टोरी में अब आपको ले चलते हैं, ये दिखाते हैं कि कौन सी नई मशीन जल्द आ रही है जिससे देश के हर घर में ठंडी हवा की सप्लाई हो सकेगी, और दिखाते हैं कि कैसे आपको गर्मी से निजात दिलाने वाला ये कूल नया फॉर्मूला आ गया है। तो जी, एक खबर ऐसी है जिसे सुनकर आप थोड़ा कूल फील करने वाले हैं, वो भी बिना एसी के। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, क्योंकि बिना एसी के ही ठंडी हवा की अब घर घर सप्लाई होने वाली। एसी का मोटा बिल देखकर आने वाला पसीना, उससे भी आपको मुक्ति मिलने वाली, क्योंकि जल्द ही भारत के बड़े शहरों में डीसीएस यानी कि डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम की शुरुआत होने वाली है। गुजरात के मुंद्रा में इस तरह का एक इंटीग्रेटेड कूलिंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है, और जल्द ही मुंबई के मीरा भयंदर, ठाणे, इंडिया ज्वेलरी पार्क, बीकेसी और इस तरह के जो बड़े इलाके हैं, वहां डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम से बिल्डिंग, सोसाइटी, कॉर्पोरेट ऑफिस, इन सबों को ठंडा रखने का एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। और इसके लिए अडानी ग्रुप ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक एमओयू भी साइन किया है। धरती के बढ़ते तापमान और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। हर साल औसत टेम्परेचर 1-2% बढ़ जा रहा है, और आलम यह है कि भयंकर और जानलेवा हीट वेव की वजह से एसी की डिमांड कई गुना बढ़ रही है। हर इमारत, हर सोसाइटी में आज आपको एसी का मकड़जाल दिखेगा। 2021 में यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है
कि दुनिया में करीब 5.6 अरब, जी 5.5 अरब से ज्यादा एयर कंडीशनर्स यूनिट चल रहे हैं और जिसकी संख्या 2050 होते होते 4 गुना हो जाने का अनुमान है। सोचिए, 5.5 अरब यानी कि करीब करीब 20 अरब से ज्यादा एयर कंडीशनर। अकेले हिंदुस्तान में हर साल लगभग 10 से 15 मिलियन एसी यूनिट अभी काम कर रहे हैं और 1 से 1.5 करोड़ एसी की, यानी कि आप देखा जाए तो 1 से 1.5 करोड़ नए यूनिट लग रहे हैं हर साल, जो कि 2050 तक इसके बढ़कर 1 अरब से ज्यादा हो जाने का अनुमान जताया गया है। और ये एसी पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है। ऐसे में जो डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम है वो एक शानदार समाधान के रूप में सामने आ रहा है। डीसीएस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एनर्जी की सेविंग तो कराएगी ही, पर्यावरण के लिए भी बहुत कम नुकसानदायक होगी और सबसे बढ़कर ये कि ये आपके पैसे भी बचाएगी। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम में आप कमर्शियल बिल्डिंग में काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं, रेजिडेंशियल में बिकॉज ऑफ द एक जगह जो है डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम होने के कारण जो है जो भी कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग हैं उनके यूजेज में काफ़ी जो है आपको एडवांटेज मिल सकती है, काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम के कारण आपको अप्रॉक्सीमेट 30% के आसपास इलेक्ट्रिसिटी बचाई जा सकती है। हम हार्ड पॉकेट जगह जगह जनरेट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम में, हम उसको ऑलरेडी कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हम कूलिंग टावर से उसकी हीट को एटमॉस्फेयर में रिड्यूस कर देते हैं। हीट हम बाहर एक्सचेंज नहीं होते, वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। इस वजह से जो हीट पॉकेट जगह जगह जनरेट होते हैं उसको रोका जा सकता है। तो अब जरा डीसीएस सिस्टम को समझते हैं कि ये क्या होता है और काम कैसे करता है। तो आम बोलचाल की भाषा में अगर समझें तो एक ऐसा सिस्टम जो आपके घर तक सीधे ठंडी हवा की सप्लाई करेगा। जैसा कि आजकल जो पाइप्ड गैस होता है, जैसे आपके रसोई घर तक पहुंच जाता है, जैसे पीएनजी की सप्लाई घर घर होती है और आप जितना इसे यूज करते हैं, जितना गैस इस्तेमाल करते हैं, उतना पैसा चुकाते हैं। तो डीसीएस भी समझिए कुछ इसी तरीके से, इसी तर्ज पर आपके घरों और दफ्तरों में ठंडी हवा की सप्लाई करने वाला है। और अब एक काम कैसे करता है इसको जरा समझिए। तो शहर के एक बड़े इलाके को ठंडा करने के लिए किसी एक जगह पे एक सेंट्रल चिलिंग प्लांट लगाया जाता है, जहां की पानी को ठंडा किया जाता है और फिर इस ठंडे पानी को इंसुलेटेड पाइप्स के जरिए इमारतों और घरों तक पहुंचाया जाता है और यही ठंडा पानी आपके घर और दफ्तर की हवा को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम की वजह से हर इमारत में अलग अलग एयर कंडीशनिंग यूनिट लगाने की जरूरत नहीं होती। अच्छी बात यह है कि इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला जो पानी है वो कहीं से भी लिया जा सकता है, जैसे नदी, झील या अगर पास में समंदर है तो समंदर से भी ले सकते हैं। और तो और जो ट्रीटेड सीवेज वाटर होता है उसका इस्तेमाल भी इसमें किया जा सकता है। और ये जो सिस्टम है, जो मौजूदा एसी है, उससे 20 से 40% तक ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है, यानी कि एनर्जी की बचत करता है। दुनिया के कई देशों में डीसीएस बहुत ही सफलतापूर्वक काम कर रहा है और अब भारत में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो गुजरात का जो गिफ्ट सिटी है, पहला ऐसा टाउनशिप है जहां देश का पहला डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम काम कर रहा है। गांधीनगर में बना गिफ्ट सिटी 886 एकड़ में फैला है और पूरे के पूरे गिफ्ट सिटी को ठंडा रखने के लिए डीसीएस का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहां कन्वेंशनल एयर कंडीशनिंग के मुकाबले जो डीसीएस की मदद से करीब 40 से 50% बिजली की बचत भी की जा रही है। भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी ने दूसरे शहरों के लिए भी एक तरीके से रास्ता आसान कर दिया है। और इसी की तर्ज पर अब देश के कई दूसरे राज्य वहां के जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, अस्पताल, एयरपोर्ट और जो बड़े रिहायशी प्रोजेक्ट्स हैं, वहां भी डीसीएस को इस्तेमाल करने पर विचार किया जा रहा है। अब यह समझना जरूरी है कि आखिर इस नए एसी सिस्टम की जरूरत क्यों है। तो विशेषज्ञों की माने तो भारत के जो शहर हैं वो हीट ट्रैप बनते जा रहे हैं। जो शहर के कंक्रीट जो जंगल हैं, जो शहर आज कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो चुका है, वो
गांव के मुकाबले ज्यादा गर्म हो जाता है और हरियाली कम होने की वजह से इन शहरों का तापमान ज्यादा तेजी से बढ़ता है। और अगर इसे जल्दी नहीं सुलझाया गया तो जल्दी ही जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे जो बड़े शहर हैं वो गर्म भट्टी की तरह महसूस होने लगेंगे। ऐसे में ये जो डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम है एक बहुत ही कारगर टेक्नोलॉजी साबित हो सकती है। इस तरह की टेक्नोलॉजी यूरोपीय और विकसित देशों में पहले से काम कर रही है। दुबई और अबू धाबी में दुनिया के जो सबसे बड़े डीसीएस नेटवर्क हैं वो वहां काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। और 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान दोहा में बहुत बड़े पैमाने पर डीसीएस इंस्टॉल किए गए थे। सिंगापुर के मरीना बे सैंड्स और चांगी एयरपोर्ट पर भी एडवांस डीसीएस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरीके से जो यूरोपीय देश है जैसे कि जर्मनी, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, वो जहां की ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है वहां भी घरों को गर्म रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट हीटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हीटिंग प्लांट में पानी को गर्म किया जाता है और उस गर्म पानी को या भाप को पाइपलाइन के जरिए अलग अलग इमारतों तक पहुंचाया जाता है और फिर उस गर्म पानी और भाप का इस्तेमाल घर और दफ्तर की हवा को गर्म करने के लिए किया जाता है। तो महानगरों से शुरू हुई ये टेक्नोलॉजी जब देश के छोटे बड़े शहरों में आएगी तो निश्चित रूप से ये पर्यावरण को लेकर या यूं कहें कि पर्यावरण से लेकर पॉकेट तक के लिए एक बहुत राहत की बात होगी, एक अच्छा कदम मानी जाए। तो क्लियर कट में अब आपको लेकर चलते हैं ऐसे जल लोक जहां चारों तरफ पानी ही पानी है और बीच में फंसे दिख रहे हैं लाखों लोग। तो पश्चिमी भारत के कई राज्य इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहे हैं। गुजरात के कई इलाके कई फीट पानी में डूबे हुए हैं और गुजरात के जूनागढ़ और पोरबंदर इस वक्त सबसे ज्यादा मुसीबत झेल रहे हैं। यहाँ के कई इलाके भारी बारिश के बाद जलमग्न हो चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों में और ज्यादा बारिश की वार्निंग है और इससे इस इलाके के लोग तनाव में। जूनागढ़ में तो बाढ़ का पानी कई घरों में, कई गांवों में घुस चुका है और खेत भी एक तरीके से जलमग्न हैं और समंदर की तरह दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति आपके सामने लाने के लिए नवभारत संवाददाता श्वेता भट्टाचार्य इस समय गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में हैं और उनकी कोशिश है कि पोरबंदर पहुंचा जाए और वहां से आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई जाए। लेकिन पानी की वजह से पोरबंदर के आसपास के इलाकों में एक तरीके से वो जलमग्न हो चुके हैं और वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है। रास्ते में जो कई गांव हैं उनका शहरों से संपर्क टूट चुका है, सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं, एनडीआरएफ की टीमों को बुलाना पड़ा है। देखिए जरा वहां क्या मंजर है। अगस्त का महीना खत्म होने को है, लेकिन आधे हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश ने जो कहर बरपा रखी है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम अलग अलग राज्यों में जाके अलग अलग स्थानों पर जाकर ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रही है कि बाढ़ की विभीषिका क्या है। जरा इस तस्वीर को आप देखिए, आपको लग रहा होगा कि कोई समंदर है या नदी की धार है। और इस वक्त मैं बीच नदी की धार में मानो फंसी हुई हूँ और इन लहरों पर जरा गौर फरमाइए। ये इतनी तेज हैं कि मुझे अपना पैर जमाकर यहाँ खड़े रहना मुश्किल हो रहा है। लेकिन आपको बता दूं, ये कोई समंदर नहीं है, ये कोई नदी नहीं है, बल्कि यहाँ से एक सपाट रास्ता आगे की तरफ जाता है जो कडच गांव को जोड़ता है। यानी इस रास्ते पर मैं खड़ी हूँ जो इस वक्त नदी का रूप ले चुकी है। जब हम कहते हैं कि सड़क जो है वो सैलाब में तब्दील हो चुका है तो उसकी तस्वीर कुछ ऐसी होती है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये तस्वीर, ये दरअसल
खेतों की तस्वीर है और खेतों में इस वक्त देखिए मानो सैलाब उमड़ पड़ा है। कनेक्टिविटी जब टूट जाती है एक गांव की दूसरे गांव से, या गांव का संपर्क जो है वो शहरों से टूट जाता है जब हम कहते हैं, तो स्थिति जरा समझिए। ये देखिए बहाव इतना ज्यादा है कि अगर जरा सा मेरा पैर फिसला तो मैं इन खेतों में जाके गिरूंगी, जिसमें पता नहीं कमर तक ही नहीं कंधे तक पानी भरा हुआ है। ये रास्ता कड़च गांव की तरफ जाता है और आगे हमें मोचा गांव जाना है, जहां पर इस वक्त एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बताया जा रहा है कुछ लोग लापता हैं कल से, जिनकी तलाश की जा रही है। लेकिन आप देखिए संभव नहीं है कि हम गाड़ी लेकर आगे जा पाएं, और जब हम यहीं पर रुकते हैं तो पता चलता है कि क्या विभीषिका इस वक्त बाढ़ की गुजरात में देखने को मिल रही है। जी हाँ, हम गुजरात में मौजूद हैं और कोशिश हमारी है कि हम पोरबंदर तक पहुंचे, क्योंकि पोरबंदर, जूनागढ़, द्वारका, ये तमाम इलाके बताए जा रहे हैं जहां इस वक्त बाढ़ की भयावह स्थिति देखने को मिल रही है। और जब हम कहते हैं बाढ़ की भयावह स्थिति, तो जरा ये देखिए दूर दूर तक जहां आपकी नजर जाएगी ये खेत हैं, खलिहान हैं, फसलें तो कहीं नजर ही नहीं आ रही हैं। फसलें कई एकड़ बर्बाद हो गई हैं, लेकिन ये खेत भी नजर नहीं आ रहे। ये मानो ऐसा लग रहा है दरिया या समंदर इसने अपना रुख बदल लिया हो और सड़कों पर आ गई है। यहाँ कुछ लोग भी जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बाइक भी फंसी हुई है। हालांकि ये स्थानीय लोग हैं, इन्हें पता है कि आगे रास्ता कैसे है, और वो कह रहे थे कि अगर आप जाना चाहें तो आप कोशिश कर सकती हैं मैम, लेकिन आगे जाके ये सड़क जो आगे जा रही है, ये देखिए एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करती हूँ इन लहरों में खुद को थाम के आगे जाने की। ये देखिए मेरे पाँव जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये फ्लो जरा देखिए। मैं आगे जाऊंगी तो शायद मुझे खुद पर कंट्रोल रख पाना बहुत मुश्किल होगा, और ये लहरें डरा रही हैं, वाकई में डरा रही हैं। मेरा पाँव जो है वो कंट्रोल खो रहा है, मैं शायद बहुत देर तक यहाँ टिक ना पाऊँ। तो आप समझिए कि मैं आगे मोचा गांव तक कैसे पहुँच पाऊंगी। यही होता है कनेक्टिविटी टूट जाना, संपर्क टूट जाना। तो गुजरात के पड़ोसी राज्य राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में भी मूसलाधार बारिश से तबाही मची हुई है, और जिले के जो नदी नाले हैं वो उफान पे हैं। दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं और सैकड़ों घरों में पानी भर गया है। लटिया नाले के उफान के कारण आसपास की कॉलोनियों के सैकड़ों घरों में 2 से 3 फुट तक पानी भर गया है, और घरों में रखा हुआ सामान जैसे कि अनाज, बर्तन, कपड़े वगैरह वगैरह सब खराब हो गए। कई पशु भी नाले के तेज बहाव में बह गए। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है, और जिसकी तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं इस समय। देखिए जरा कि आज ये सुबह की तस्वीरें हैं, और ये आप देखिए कि ये सवाई माधोपुर का जो स्टेशन है वो कैसे पूरा प्लेटफॉर्म तक जो है ना पानी लबालब भरा हुआ है, और रात भर की बारिश में ये पूरा शहर किस तरीके से पानी में ऊब डूब हो रहा है उसकी तस्वीरें जरा देखिए। और ऐसे में जो गाड़ियों का परिचालन तो खैर फिर भी मुमकिन है, लेकिन लोगों के लिए स्टेशन तक पहुंचना और स्टेशन पे जो बाकी का काम है उसको सुचारू तरीके से चलाना कितना मुश्किल हो रहा होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है, आप देखिए कि ट्रैक पर जो पानी है वो करीब करीब प्लेटफॉर्म के लेवल तक आ गया है, और ये इस पूरे इलाके में फिर भी जो ट्रेनों की आवाजाही है उसको सामान्य बनाए रखने की पूरी कोशिश चल रही है। और इसी तरीके से जो शहर का जो कलेक्ट्रेट है, जो थाने हैं और जो दूसरे सरकारी भवन हैं, वहाँ भी पानी भर गया है। जिले के जो सभी बांध हैं, खास तौर के से जो सुरवाल बांध है, वो मूसलाधार बारिश के कारण ओवरफ्लो होने लगा है, और मौसम विभाग ने जिले में अगले कुछ घंटों में फिर से बारिश की चेतावनी जारी की। अगर बारिश दोबारा शुरू होती है तो हालात और बिगड़ सकते हैं। प्रशासन और स्थानीय लोग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सवाई माधोपुर में भारी बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी। राजस्थान के कोटा में भी बाढ़ का कहर दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में 4-4 फीट तक पानी भर गया है, सड़कें दरिया बनी हुई है, पानी में बहुत सारी गाड़ियां फंसी हुई है। ट्रैक्टर से पुलिस की गाड़ी को पानी से खींचकर निकाला जा रहा है, उसकी भी तस्वीरें हमारे पास है।
और कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में मेदपुरा और तलाई मोहल्ले में कई कच्चे मकानों के गिरने की भी खबर है। कोटा बैराज के गेट खोले जाने से स्थिति थोड़ी और बिगड़ गई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय वो कोटा की है और कोटा जिले में बाढ़ के हालात के बीच दिगोड उपखंड जो क्षेत्र है उसमें सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है और यहाँ कई गांव जो है वो पानी से घिर गए हैं और जिसकी सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने आर्मी को बुलाया और उन्हें रेस्क्यू करने को कहा गया है। ये जो आप तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय वो आर्मी के जवान वहाँ पहुँचे हैं और इस इलाके में जो वैसे गांव जो कि चारों तरफ पानी से घिर गए हैं वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकालने का काम शुरू किया है उन्होंने। तो कोटा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी बरसाती नाले का पानी आ चुका है और दिगोड उपखंड क्षेत्र के सुल्तानपुर जो इलाके में जो बरसाती नाला है उसका पानी एक्सप्रेसवे तक पहुंच चुका है और एक्सप्रेसवे से गुजरते लोगों ने जब इसका वीडियो बनाया तो वो जो वीडियो है सोशल मीडिया पर अभी खूब वायरल हो रहा है और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये वही वायरल वीडियो है जिसे कि एक्सप्रेसवे पे बनाया गया है कोटा में। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा है जो कि कोटा से होकर गुजरता है और उसमें वहाँ देखिए कि किस तरीके से एक्सप्रेसवे पे मुझे लगता है कि कई फुट पानी जो है वो दिख रहा है और ये इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्सप्रेसवे जो कि जो सामान्य जो खेत या जो ज़मीन है उससे उसकी ऊंचाई कई बार 5-6 फुट ऊपर होती है वो एलिवेटेड उस पे बनाई जाती है प्लेटफॉर्म पे। जब वहाँ पानी इतना ज़्यादा दिख रहा है 1-1.5 फुट भी अगर ये पानी है तो आप सोचिए कि जो दोनों तरफ जो खेत होंगे जो गांव होंगे वहाँ पानी कितना ज़्यादा होगा आप इसका अंदाज़ा इन तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। तो कोटा के अलग अलग इलाकों में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है जिससे कि हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच कोटा के सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी कोटा जिले के दिगोड बाढ़ग्रस्त इलाकों का उन्होंने जायजा लिया है और उनके साथ राज्य के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और एसडीआरएफ और सेना की टीम भी मौजूद थी। ओम बिरला सेना की गाड़ी में सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। ओम बिरला ने इन इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के निर्देश दिए और ये जो तस्वीरें हैं वो देखिए आप देख सकते हैं कि ओम बिरला कैसे सेना के जवानों के साथ वहाँ न सिर्फ पहुँचे बल्कि सेना की गाड़ी में और बाद में उनकी गाड़ी में बैठकर सेना की गाड़ी में बैठकर वो उन इलाकों में पहुँचे जहाँ पर कि बाढ़ से लोग परेशान हैं और उन्होंने पूरे इलाके का जायजा लिया और इस इलाके में राहत और बचाव का काम तेज करने का उन्होंने निर्देश जारी किया है। तो राजस्थान और गुजरात के साथ साथ इस वक्त महाराष्ट्र के भी कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। उन्हीं में से एक है चंद्रपुर का इलाका। यहाँ बाढ़ के बीच रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ बाढ़ की वजह से कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। इस बीच एक बीमार बच्ची को पानी से घिरे एक गांव से जिला अस्पताल तक पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। परिवार ने जान जोखिम में डालकर उफनते हुए नाले को पार किया और उस बच्ची को अस्पताल पहुंचा पाए। और अब उस शहर की तस्वीर जिसकी पोल हर बारिश में खुल ही जाती है, मिलेनियम सिटी यानी कि गुरुग्राम का हाल एक बार जरा देखिए। एक बार फिर थोड़ी देर के लिए जब बारिश हुई तो कैसे गुरुग्राम को उसने बंधक बना लिया, ये उसकी एक छोटी सी बानगी। नेशनल हाईवे 48 की सर्विस लेन पर जल जमाव से लोगों को जबरदस्त दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको गुरुग्राम इलाके के नरसिंहपुर इलाके की एक तस्वीर दिखा रहे हैं। जल जमाव से गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक से नरसिंहपुर इलाके तक एक लंबा जाम लग गया और दिल्ली से जयपुर की तरफ से रास्ते में भी बारिश की वजह से लंबा जाम लग गया है। और देखिए कि जो लोग गुरुग्राम की तस्वीरें हम आपको पहले भी दिखाते रहे हैं कि जब भी यहाँ बारिश होती है कैसे पूरा शहर एक तरीके से थम सा जाता है और अगर नहीं थमता, अगर कुछ लोग बारिश के बीच भी शहर में निकलने की, सड़क पर निकलने की का जोखिम उठाते हैं तो वो कैसे कैसे जोखिम उनको मोल लेना पड़ता है
और कैसी कैसी मुसीबतों से गुजर कर होकर उनको जाना पड़ता है, उसकी तस्वीरें हम आपको पहले भी दिखाते रहे हैं। और आज एक हल्की सी बारिश के बाद फिर से गुरुग्राम की क्या तस्वीर हुई है, क्या हालत है, वो जरा देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं, कई लोग हैं जिनकी की गाड़ियाँ फंस गई है, बाइक या उनके जो भी उनके पास वाहन हैं वो फंस के रह गए हैं और कमर भर से ज़्यादा पानी दिख रहा है। और इस सड़क से उनको गुजरकर अपने अपने मंजिल तक पहुंचना है, ये कितनी बड़ी चुनौती है, आप इसका अंदाजा खुद लगाइए। ये है मिलेनियम सिटी गुरुग्राम। तो क्लियर कट में आज वक्त इतना ही था, मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध दिनेश गौतम के साथ।